जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं लेक्चर 92। आज के लेक्चर में चैप्टर 22 लास्ट चैप्टर है हमारा, सेकंड लास्ट। हाँ जी, इसके बाद चैप्टर हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स वाला। ओके, इसके दो लेक्चर्स होंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 आज का लेक्चर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, एश्योरेंस इंगेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स। एश्योरेंस इंगेजमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट। एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है, ठीक है, नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट्स क्या है, इनकी कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे, ठीक है। एश्योरेंस इंगेजमेंट का अगर बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया जाए, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एश्योरेंस इंगेजमेंट अगर हम कंसेप्चुअली डिस्कस करें, इसको डिस्क्राइब करना चाहें, तो वर्ड एश्योरेंस का मतलब होता है, या एश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब है ऐसी एक्टिविटी, ऐसी जॉब जिसमें किसी चीज को वेरीफाई किया जाता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस वेरिफिकेशन ऑफ समथिंग, जिसमें हम कोई चीज वेरीफाई करके तो किसी ना किसी पार्टी को बताते हैं कि ये चीज ठीक है या कि गलत है, ठीक है। तो जिस चीज को हम वेरीफाई कर रहे होते हैं इसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ समथिंग। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ समथिंग। और जिस चीज को हम वेरीफाई कर रहे होते हैं इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर। इसमें अब आपको दो चीजें बतानी है। पहली चीज तो ये कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और कोई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, जैसे इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स देती हैं कि केपीआई, जैसे बैंक अगर अपनी परफॉर्मेंस को शो करवाने के लिए इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आपके सामने रखे, हम कहेंगे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। और बैंक अगर ये कहे कि पूरे पाकिस्तान में हमारी 500 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, या बैंक ये कहे हमारा नेटवर्क पाकिस्तान के 300 शहरों तक फैला हुआ है, अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे, या कोई अगर एयरलाइन है वो ये कहे कि हमारी एयरलाइन में जो एक्सीडेंट्स की रेशो है वो 0.5% से भी कम है, वैसे ये भी ज़्यादा है लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूँ, 0.5% से कम है। या अगर कोई बस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो ये कहे कि हमारा जो लेट अराइवल की रेशो है, कि डेस्टिनेशन में लेट पहुंचते हैं हम, वो लेस देन 1% है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स ये केपीएज हैं जो डिफरेंट कंपनीज अपने अपने इंडस्ट्री सेक्टर के लिहाज से ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही होती है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में कोई केएफसी है, मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है, वो अगर ये कहे कि सर ये देखिए हमारे इस साल का प्रॉफिट कितना है, इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाएं, ये क्या होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर वो ये कहें सर अपने कस्टमर को, जब हमारा कस्टमर ऑर्डर देता है हम उसे लेस देन 3 मिनट्स में, ऑन एवरेज लेस देन 3 मिनट्स में ऑर्डर सर्व कर देते हैं, ये भी एक केपीआई है, ठीक है। सवाल ये है कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को तो हम वेरीफाई कर ही सकते हैं, क्या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं? यानी अगर कोई रेस्टोरेंट ये कहता है कि जी हम ऑर्डर नोट करने के बाद विद इन 3 मिनट्स कस्टमर को ऑर्डर सर्व कर देते हैं ऑन एवरेज, ठीक है, क्या हम इस असर्शन को, इस स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं? इसका जवाब है यस, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यह है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ, इसको वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में उसने आपको सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट बताया है कि ये वेरिफिकेशन पॉसिबल है। ये वेरिफिकेशन होगी कैसे, ये उसने हमें इस चैप्टर में नहीं बताया, ये वो कह रहे हैं सीफैप लेवल पे जाके सीखेंगे आप, इसकी वेरिफिकेशन होगी कैसे, ये कहाँ सीखेंगे, सीफैप लेवल पे जाके। बहरहाल हो सकती है, ये जहन में रखिएगा। डन जी।
चलिए आगे चलते हैं। इस तरह बाजुकात ये तो केपीआईज है ना, केपीआई भी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल है। जो कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कुछ कॉमन एग्जांपल आपके साथ शेयर कर दूँ, बाकी आपने रटा लगा लेनी है। इसी तरह कुछ है लॉज एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। जैसे सम टाइम ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जिनका, जैसे कारखाने वगैरह हैं जो कि जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, गवर्नमेंट बाज़-औक़ात उनके लिए कुछ रेगुलेशंस इशू करती है कि आपने जो पूरे साल में कार्बन इमिट करना है अपने एनवायरनमेंट में, वो फॉर एग्जांपल इस क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जो भी साइंसदानों के लिहाज से जो भी उनका होता हो, फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है, कुछ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जैसे वो कोई भी स्केल है कि 100 क्यूबिक मीटर जो है वो गैस जो है पोल्यूशन जो है वो बस इस हद तक आप एमिट कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या एज ऑडिटर हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं? वेरीफाई कर। और जब इस तरह की चीज़ें हम वेरीफाई करते हैं तो जाहिर है जो हमारे यूज़र्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी रिलायंस बढ़ जाती है। अगर एक कंपनी खुद ये कहें कि हम जो है वो कस्टमर को हमारी रेटिंग जो है वो फॉर एग्जांपल 4.8 है कस्टमर्स की, खुद कहे तो लोग इतना रिलाई नहीं करेंगे। और अगर साथ ही साथ वो ये भी कह दे कि हमने ये रेटिंग वेरीफाई करवाई है अपने एक्सटर्नल ऑडिटर से, तो लोगों की रिलायंस फिर उस इंफॉर्मेशन पे बढ़ जाएगी। तो बताना आपको ये चाह रहा है इस चैप्टर में कि आपका जो स्कोप है, प्रोफेशन का स्कोप, वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स क्या है जिनको हम वेरीफाई? भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जांपल तो आपको पता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या एग्जांपल है? सब बड़े केपीआईज, फिर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड लीगल रिक्वायरमेंट, फिर इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनेशनल आईएसएस के मुताबिक इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यूएसए में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होती है, उसमें इंटरनल कंट्रोल्स पे भी ओपिनियन एक्सप्रेस किया। पाकिस्तान में और इंटरनेशनल नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन यूएसए, आपको पता होगा कि यूएसए आईएफआरएस को फॉलो नहीं करता, ये आपको शायद टीचर हम बताया, वो यूएस गैप होते हैं उनके, यूएसए आईटी स्टैंडर्ड को भी फॉलो नहीं अपने, वो उनके मुताबिक आईएसएस के मुताबिक क्या है कि हमने इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना, लेकिन यूएस में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, वो कहते हैं नहीं इंटरनल कंट्रोल पे भी ओपिनियन एक्सप्रेस करें। अब खुद बताइए, अगर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाए, जो कि पाकिस्तान में आईएसएस के मुताबिक नहीं है, एग्जाम में यही लिखना है कि ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, यूएसए का नाम ही नहीं लेना आपने एग्जाम में, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल पे अगर ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाए, क्या वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? नॉन फाइनेंशियल। ये भी एक एग्जाम्पल है, केपीआईज एग्जाम्पल है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एक एग्जाम्पल है। फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बाद वो एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं उन पे कि वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहलाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर वेरिफिकेशन करना, अश्योरेंस प्रोवाइड करना कि किसी कंपनी की एक्टिविटीज़ का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, किस हद तक इम्पैक्ट, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहलाता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि किसी कंपनी की एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, किस हद तक इम्पैक्ट है, इसको वेरीफाई करना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहलाता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है ये भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनल कंट्रोल्स भी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। फिर रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल, ये सिर्फ याद कर लीजिए। सम टाइम ऐसा होता है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, खास जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में, वो ये चाहते हैं कि बैंकिंग में सेक्टर में चूँकि लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो इसमें बैंक्स को जितने भी रिस्क फेस कर रहे हैं और इन रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये इस पे हम कोई जो है रायत नहीं दे सकते। तो इन्हें अपने ऑडिटर से या कुछ लोगों से, अदर पर्सन से रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के रिस्क को क्या सही आइडेंटिफाई किया, उनको सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ऑडिटर से रिपोर्ट चेक करवा के रिपोर्ट हमें सबमिट करवाएं। ये भी बात का रेगुलेटर रिस्क मैनेजमेंट पे भी रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर भी कि ऑपरेशंस इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली सेटअप किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इन सारी एग्जाम्पल्स के बाद वापस मेन कंसेप्ट पे आइए। एश्योरेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ समथिंग।
ये जो समथिंग है इसमें मैं दो कंसेप्ट बता रहा था, एक कंसेप्ट क्या बताया, ये जो समथिंग है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने कैफ लेवल पे सीखा है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन सीफएफ पे सीखेंगे, लेकिन आपको इस चैप्टर में इतना सिखा रहा है कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। उसकी वेरिफिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन पॉसिबल जरूर है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट है और थोड़ी सी डिफरेंट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, ये आसान समझी जाती है, अमाउंट्स में चेकिंग करना आसान होती है। जैसे अगर ये स्टेटमेंट दी जाए कि इसकी मंथली इनकम 1 लाख है, ये वेरीफाई करना आसान है। ये स्टेटमेंट दी जाए ये एक नेक इंसान है, ये वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। बहरहाल चले आगे चलते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया, वेरिफिकेशन एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ समथिंग। समथिंग का मतलब क्या है, सब्जेक्ट मैटर, यानी फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल की एग्जांपल क्या है, फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल क्या है, 5-6, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, सारी एग्जांपल याद करनी है। डन जी। आगे दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जो वेरिफिकेशन करनी है सब्जेक्ट मैटर की, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल, जो वेरिफिकेशन करनी है ये 2 लेवल पे कर सकते हैं हम। एक है हाई लेवल पे, यानी ज्यादा चेकिंग, ज्यादा वेरिफिकेशन, और एक है मॉडरेट लेवल पे, निस्बतन कम वेरिफिकेशन, कब चेकिंग। जब हम हाई लेवल की वेरिफिकेशन करते हैं तो हम ज्यादा श्योर होते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ठीक है कि नहीं। जब हम मॉडरेट लेवल की वेरिफिकेशन करते हैं तो हम निस्बतन कम श्योर होते हैं, निस्बतन, हालांकि वो भी मॉडरेट लेवल की श्योरेंस होती है। तो श्योरेंस के 2 लेवल हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस यानी हाई श्योरेंस, और दूसरा लिमिटेड एश्योरेंस यानी के मॉडरेट एश्योरेंस। क्लियर जी। तो जरा मुझे बताइए कि प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं क्या वो एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एश्योरेंस सर्विसेज में सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी। अच्छा, और एश्योरेंस सर्विसेज के लेवल क्या हो सकते हैं, लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या हो सकते हैं जो वो प्रोवाइड करता है, दो कौन कौन से, एश्योरेंस, अनलिमिटेड। अच्छा, एक एडिशनल कंसेप्ट है, क्या नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती है। यस, जैसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जैसे कंपाइलेशन, जैसे टैक्स सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विस, रिक्रूटमेंट, क्लाइंट के बिहाफ पे एम्प्लॉय रिक्रूट करना, क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिफरेंट जो शेयर्स वगैरह, ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन, आम एसेट्स की नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन, एडवाइजरी, ये अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर। चंदे के नाम लिख दिए, शायद आपने इनमें से कुछ के नाम सुने हो, कुछ के ना सुने हो। अकाउंटिंग के बारे में आपको पता होगा कि ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर वेरीफाई कर सकता है, उसको प्रिपेयर भी कर सकता है, टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर, ये भी कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा होगा आपने, ये दोनों को। एडवाइजरी सर्विसेज शायद नहीं पढ़ा होगा, कंसल्टेंसी, वैल्यूएशन सर्विसेज शायद पढ़ा हो कि जैसे शेयर्स की वैल्यूएशन करना। रिक्रूटमेंट सर्विसेज भी टेम्परेरी बेसिस पे क्लाइंट को एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, वो क्या था हमारा सेकेंडमेंट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या सिखा रहा है, सीए फर्म्स एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉन एश्योरेंस भी। एश्योरेंस सर्विसेज में फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, सब्जेक्ट नॉन फाइनेंशियल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद है, नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल बता दी। डन जी। तो इसको क्लियर कर दूं मैं। अब नेक्स्ट कह रहे एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन बताओ और इसके कुछ एलिमेंट्स बताओ। क्या, एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन बताओ। और भाई कंसेप्चुअली मैंने आपको बता दिया, एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ समथिंग। अब जरा इसकी टेक्निकल स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर एग्जाम में वो पूछता है ना 3 नंबर के साथ एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन करें, तो आप ये डेफिनेशन नहीं लिख सकते कि एश्योरेंस मींस वेरिफिकेशन ऑफ समथिंग, ये नहीं लिख सकते, आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वो क्या होगा वो सुन लीजिए। कहता है एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस अबाउट सब्जेक्ट मैटर, अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance confidence of intended user other than responsible party। फिर से assurance engagement क्या है, assurance engagement means an engagement in which a practitioner obtains evidence about evaluation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance confidence of intended users other than the responsible party। ओके आपकी पार्टी कोई पीछे रह गई है। इसको जरा देखते हैं हम
कंसेप्चुअली कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है एक ऐसा काम, ऐसा टास्क जिसमें हम किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर की वेरिफिकेशन करते हैं। और वेरिफिकेशन घर बैठ के नहीं करते, वेरिफिकेशन भाग दौड़ के एविडेंस इकट्ठा करके करते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, ऐसी एंगेजमेंट जिसमें हम किसी ना किसी चीज की, हमसे प्रैक्टिशनर किसको कह रहे हैं, हम ऑडिटर है। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है ऐसी एंगेजमेंट, ऐसा टास्क, ऐसी जॉब जिसमें हम किसी चीज की वेरिफिकेशन करते हैं। सब्जेक्ट मैटर से क्या मुराद, वो चीज जिसकी वेरिफिकेशन करते हैं। हम किसी चीज की वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, घर बैठ के नहीं, भागदौड़ करके, प्रोसीजर परफॉर्म करके, एविडेंस ऑब्टेन करके। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऐसी एंगेजमेंट जिसमें हम ऑडिटर किसी चीज की वेरिफिकेशन करते हैं। कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बारे में एविडेंस इकट्ठा करते हैं। एविडेंस इकट्ठा कर वैल्यूएट करते हैं। वैल्यूएट मतलब वेरीफाई करना। वैल्यूएशन का मतलब क्या है, वेरीफाई करना। लिख ले चाहे, वैल्यूएशन मतलब वेरीफाई, जिसमें हम ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करते हैं और वेरीफाई करते हैं किसी सब्जेक्ट मैटर को। किस लिए वेरीफाई करते हैं, किस लिए एविडेंस इकट्ठा करते हैं, ताकि हम एक कंक्लूजन दे सके रिपोर्ट में, कंक्लूजन दे सके। भाई कंक्लूजन किसको दे सके, इंटेंडेड यूजर्स को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। यानी अगर हम ये कंक्लूजन ना देते तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। ठीक है, कुछ समझ आई? नहीं, अभी भी समझ नहीं है? नहीं। देखिए इस डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन, इसको समझने के लिए ना इसको ब्रेक करना पड़ेगा कुछ पार्ट्स में। जब कोई चीज मुश्किल हो ना तो फिर वो गोरो का रूल अपनाना चाहिए, क्या, डिवाइड एंड रूल। हाँ बिल्कुल, इसको हम डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में। जब एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि इसका एनालिसिस किया जा सके, इसको समझा जाए, तो उन 5 हिस्सों को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन है, एश्योरेंस एंगेजमेंट के कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। ये इसके 5 एलिमेंट्स हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के। भाई क्यों पढ़ने लगे हैं, क्योंकि हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली है, हमें कुछ भी समझ नहीं आई क्या कह रहा है, तो हम उसके कुछ हिस्से करके अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इनको इकट्ठा जोड़ के दोबारा पढ़ेंगे, शायद फिर समझ आ जाए। तो इसके कुछ हिस्से हमने किए, 5 हिस्से किए। कौन कौन से, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस। शाबाश। चलिए पहले 3 पार्टी रिलेशनशिप। भाई 3 पार्टी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, 3 पार्टी रिलेशनशिप का मतलब है कि दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज होंगी। कितनी पार्टीज होंगी, 3 पार्टी। एक यूजर्स यानी शेयर होल्डर, दूसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट, तीसरा प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर। भाई मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑडिटर को प्रैक्टिशनर क्यों, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। और शेयर होल्डर को यूजर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही हैं, उनके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो रही हैं। तो दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज होंगी, 3 पार्टी रिलेशनशिप होगा। कौन कौन सी 3 पार्टीज होंगी, यूजर्स, मैनेजमेंट और प्रैक्टिशनर। अच्छा यहाँ पे ना जेनेरिक टर्म्स यूज होंगी, शेयर होल्डर की बजाय यूजर, जनरल टर्म। ठीक है, और मैनेजमेंट की बजाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑडिटर की बजाय प्रैक्टिशनर। ये जेनेरिक टर्म इसलिए यूज हो रही हैं क्योंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट है ना, तो हो सकता है हम ऑडिट कर रहे हो सकता है हम रिव्यू कर रहे हो। अगर आप स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे ना ऑडिटर की, तो वो हो सकता है कि रिव्यू में गलत साबित हो जाए। तो इसीलिए उसने जेनेरिक टर्म यूज की जो हर तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए कवर हो जाए, फिट हो जाए। तो इस चीज का आपने एग्जाम में भी ध्यान रखना है लिखते हुए। तो एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। कौन कौन सा, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस। 3 पार्टी रिलेशन समझ आ गया। 3 पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर और यूजर। अब आगे देख,
सब्जेक्ट मैटर कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को जिसको रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है और जिसको प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर वेरीफाई करता है। उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर। हमारे सिलेबस की हद तक सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, लेकिन जब सीफैप लेवल पे जाएंगे तो सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, जिसकी एग्जांपल तो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन उनके जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर है वो बाद में पढ़ने हैं नेक्स्ट सीफैप लेवल। तो ये 3 पार्टी रिलेशनशिप हो गया सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो गया? सब्जेक्ट मैटर किस इंफॉर्मेशन को कहते हैं? वो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी, ऑडिटर प्रैक्टिशनर वेरीफाई करेगा, यूजर यूज करेंगे उसको। 3 पार्टी रिलेशनशिप हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया। सूटेबल क्राइटेरिया। अब देखिए इंफॉर्मेशन कोई भी प्रिपेयर करनी होती है ना, तो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया, फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड होगा कि किस स्टैंडर्ड के मुताबिक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज प्रोफेशनल एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई ये भाई बहुत मजहबी है, कोई भाई है, फॉर एग्जाम्पल आज नहीं है, रहने दो, आगे चल के शायद अफसोस हो आपको। तो भाई जो आज एब्सेंट है वो मैं कहता हूँ बहुत मजहबी हैं। ये कहते हैं अच्छा, कहते हैं सर मैंने तो आज तक उनको कभी मस्जिद में नहीं देखा। हाँ, हो सकता है हिंदू, वो मंदिर जाते हो, वो क्रिश्चियन हो, वो चर्च जाते हो। भाई क्या चर्च जाने वाले जो मजहबी नहीं है क्या? मजहबी तो मेरी स्टेटमेंट क्या थी? मैंने कहा था मजहबी है। तो ये याद रखे वो मजहबी हैं, ये मैं क्या, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये तब तक आप इस इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते ठीक तरीके से जब तक आपको पता ना इसका कंटेक्स्ट क्या है, ये किन रूल्स के मुताबिक स्टेटमेंट दी गई है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो आप तब तक इनको चेक नहीं कर सकते जब तक आपको इसका फ्रेमवर्क ना पता हो कि किस फ्रेमवर्क के मुताबिक, IFRS के मुताबिक बने हैं, कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक बने हैं, कि कैश बेसिस के मुताबिक बनी है, कि टैक्स बेसिस के मुताबिक बनी। आपको पता है डिफरेंट फ्रेमवर्क होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के। तो याद रखें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर सफिशिएंट नहीं है, आपको इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा ये सब्जेक्ट मैटर किस फ्रेमवर्क के मुताबिक बना है। तो ये एक अलग एलिमेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर किस फ्रेमवर्क के मुताबिक बना है। उस तो हम हमेशा याद रखें, कभी भी जब कभी आप लिखते हैं ना कि या मैनेजमेंट लिखती है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की है, तो याद रखें साथ में वो ये जरूर लिखते हैं कि किस फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर की है। इवन ऑडिटर भी, आप ऑडिट ओपिनियन जितने भी पढ़े आप निकाल के सारे देख लें, जहां कहीं ऑडिटर लिखेगा ना कि फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करती हैं, साथ में ये भी जरूर लिखेगा किस फ्रेमवर्क के मुताबिक चेक किया है, किस फ्रेमवर्क के मुताबिक। तो ये जो तीसरा रूल, तीसरा है क्या, सूटेबल क्राइटेरिया। यहाँ पे क्राइटेरिया से मुराद क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क चेंज हो जाती है। एक कंपनी अगर अपने साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए कैश बेसिस के ऊपर, तो उसके रूल्स कुछ और होंगे, अक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाए कुछ रूल्स और होंगे। इसीलिए जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो उसके साथ फ्रेमवर्क जरूर मेंशन किया जाता है। अकाउंटिंग में हमारे ज़माने में तो डिस्क्लोजर होते थे, शायद अब भी डिस्क्लोजर में ये बात लिखते हैं कि जब हम लिखते हैं ना नोट्स टू अकाउंट्स में, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी लिखना होता है ये फ्रेमवर्क क्या। तो 3 एलिमेंट्स हो अभी तक हमने कवर कर लिए, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया समझ लीजिए कि इंटरकनेक्टेड है। क्राइटेरिया रूल्स हैं जिनके मुताबिक सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर होगा। और फिर 4th एलिमेंट क्या है, एविडेंस। एविडेंस क्या है, हर वो इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर यूज करता है, प्रैक्टिशनर यूज करता है इस नतीजे पे पहुंचने के लिए क्या, कि सब्जेक्ट मैटर ठीक है कि नहीं। यानी ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है, जो कंक्लूजन देना है, उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूज करेगा ऑडिटर, उसे बोलेंगे एविडेंस। Evidence is the information and explanation used by auditor, collected by auditor in arriving at conclusion on which auditor's opinion is based या practitioner's conclusion is based.
और याद रखें ये सिर्फ ऑडिटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करे तो एविडेंस इकट्ठा करे, दुनिया के हर प्रोफेशनल के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि हर प्रोफेशनल क्या हर इंसान के लिए भी ज़रूरी है कि उसके मुंह से जो बात निकले पहले वो तहकीक कर ले कि क्या ये बात दुरुस्त है ये नहीं है, सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड ना करता रहे हैं। सर क्या लिखा फॉरवर्ड करे है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड है, जैसे आया वैसे ही आगे टिका दिया, ऐसे नहीं, ऐसे प्रोफेशनल ऐसा कभी नहीं करेगा। प्रोफेशनल जब भी किसी चीज़ को फॉरवर्ड करेगा, कोई भी स्टेटमेंट अगर वो देगा तो याद रखे पहले वो उसके बारे में एविडेंस इकट्ठा कर लेगा कि क्या वाकई ठीक है कि नहीं। पर्सनल लाइफ में तो हम इतना कोई बोधर नहीं करते, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में याद रखे ज़रूरी है, ठीक है, कि जो भी आपने वही बात आगे बयान करनी है जिसका आपको एविडेंस। बाज़ औक़ात हम पार्टनर प्रोफेशन में अगर किसी बात का आपने एविडेंस इकट्ठा नहीं किया ना और आप वो बात किसी को बता देते हैं तो उसे हम बात नहीं कहते, उसे हम कहते हैं गोली। तो सुना हमने गोली कराई है, वो क्या होती है बेसिकली कि वो बात जिसका कोई सबूत ही नहीं है, जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, वो आप दूसरे बंदे को बता रहे हो। तो हमने क्या करना है, एविडेंस इकट्ठा किए बगैर कोई बात नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में एविडेंस कलेक्ट किए बगैर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी, ये असूल बना दिए। तो इसी तरह जब एश्योरेंस एंगेजमेंट हम परफॉर्म कर रहे होंगे, क्या घर बैठ के साइन कर दें? नहीं, घर बैठ के साइन नहीं करना। कुछ साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कहने लगा सर आप टीचर हैं, टीचर क्या ही कमाते होंगे। मैंने कहा अच्छा फिर क्या प्रोग्राम है? कहने लगा सर मेरे पास एक जॉब, क्या आप टीचिंग शीचिंग करते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते बाद मैं आऊँगा, कुछ कंपनीज़ हैं वो बैंक के साथ कोई होती है रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिट करवाना है, मैं सारा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं बना के लिए कहूँगा, ऑडिट रिपोर्ट में आपने सिर्फ उसके ऊपर साइन करने हैं, हर रिपोर्ट के बदले में 5-6 हज़ार मिलेंगे, आधे आधे कर लेंगे। बैठे बैठाए आपको आइडिया, बिजनेस आइडिया देखे ना, बैठे बैठाए आपको हफ्ते में 50-60 हज़ार कमाई हो जाया करेगी। मैं क्या शाबाश, मैंने कहा नहीं। हाँ, आपको पता है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर सकता। क्या आपको ये बात पता है? आई कैप के साथ वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ती है, हमारी रजिस्ट्रेशन ही नहीं, कर ही नहीं सकता था, वरना अगर कर सकता भी होता तो कभी ना करता। इस तरह के काम करना ऐसा ही है जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा करना, ठीक है। अगर पकड़े गए तो लाइसेंस कैंसल, फिर 4 साल तक टीचिंग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर यही है, मेरे तो बेहतर यही है कि इस तरह के मोगैम्बो खुश हुआ तो थोड़ी देर बाद ले लूंगा भाई। तो 4 एलिमेंट्स हो गए, कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया और एविडेंस। रिपोर्ट साइन ओके। तो लास्ट क्या है? रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट क्या है भाई? वो एक पेज जिसके लिए सारी भागदौड़ हो रही है। याद रखिएगा जितना भी सारे का सारा एविडेंस होता है ना, ये ऑडिटर के अपने पास रह जाता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड को सिर्फ एक पेज आता है, वो क्या है? ये रिपोर्ट, ठीक है। तो एविडेंस जब इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद क्या करना है? रिपोर्ट देनी है जो कि एविडेंस के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था, हर प्रोफेशनल कंक्लूजन देने से पहले एविडेंस जरूर इकट्ठा करता है। मुझे बताइए जो जज फैसला करता है तो वो क्या कहता है? तमाम सबूत और गवाहों की बयान की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। अच्छा, फैसला बाद में दे रहा है कि वो मुजरिम है कि नहीं है, पहले क्या रेफर करे? एविडेंस इकट्ठा। तो क्या वो जो तारीख पे तारीख पढ़ती है, वो तारीख किस वजह से पढ़ती है? एविडेंस इकट्ठा करने की वजह। जब तक एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं होता, वो जो जज है वो तारीख देता रहता है। जिस दिन एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो, उसकी तसल्ली हो जाती है, उस दिन वो फैसला दे देता है। उस दिन तारीख नहीं देता, फिर उस दिन फैसला दे देता है। तो उसी तरह याद रखें, ये सिर्फ हमारे प्रोफेशन में नहीं है, हर प्रोफेशनल जो भी स्टेटमेंट देगा पहले एविडेंस इकट्ठा करेगा, फिर उसके बाद वो कंक्लूजन या रिपोर्ट इशू करेगा। आईकैप भी आपके बारे में जो फैसला देता है, आईकैप क्या फैसला देता है? क्या आईकैप एविडेंस कलेक्ट नहीं करता? करता है। हाँ, वो एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूँ, ठीक है। वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं रिव्यू होता होगा, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है होता होगा, हो सकता है ना होता हो, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं कभी भी उस टीम का हिस्सा नहीं रहा, ना उस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ और ना कभी होना है। तो ये एलिमेंट्स हो गए हमारे 5, 3
रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिटर्न एश्योरेंस। भाई ये बात समझ आ गई। अब सुने जरा डेफिनेशन क्या। एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर obtains evidence about evaluation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance confidence of intended user other than responsible party। यानी कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऐसी एंगेजमेंट जिसमें एक प्रैक्टिशनर एविडेंस ऑब्टेन करता है, इकट्ठा करता है। क्या एविडेंस इकट्ठा करता है किस बारे में? एक सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, और देख रहा है किस लिए वेरीफाई कर रहा है, ताकि इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो ठीक है या नहीं। इससे क्या फायदा होगा? यूजर्स का कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा। यानी जब ऑडिटर प्रैक्टिशनर कंक्लूजन दे देता है तो यूजर का कॉन्फिडेंस इनहेंस अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस इनहेंस नहीं होता, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस पहले ही हाईएस्ट होता है। वो कहता है सर ये चीज़ हमने खुद बनाई है, हम तो इसके बारे में पहले ही कॉन्फिडेंट थे। तो कॉन्फिडेंस तो उसका बढ़े जिसको शक हो, हमें तो पहले ही कोई शक नहीं थी। इसलिए उसने क्या एंड पे बोला अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब देखें जरा एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ के देखिए, अब समझ आ रही है? ये गोरो का जो डिवाइड एंड रूल वाला है, काम किया कि नहीं किया टेक्निक? चलिए ये हो गया। अब हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ ली, एलिमेंट्स भी पढ़ लिए। एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने ये भी पढ़ लिया कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है एश्योरेंस एंगेजमेंट, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है, और उसको हमने एग्जांपल्स भी याद कर लें। अब आखिरी कंसेप्ट, उससे पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ। जी जी ऑडिटर, अदर देन ऑडिटर का कैसे इनहांस होगा? देखिए ऑडिटर का पहले खुद अश्योरेंस, हाँ मुझे याद आ गया, पार्टनर कभी कभार हमारे साथ जरा हेलो हाय करते थे, लेकिन बातें बड़ी कमाल की करते थे। पार्टनर की कुछ एक बातें हैं वो मेरी जिंदगी में वाकई काम आई। उनमें से एक बात ये थी जो उन्होंने सवाल पूछा। सवाल इनका ये है कि सर चले यूजर्स का कॉन्फिडेंस इनहेंस हो गया, क्यों? क्योंकि उसे एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने कह दिया फाइनेंशियल में ठीक है कि नहीं। मैनेजमेंट का समय लग गया कि उसने क्यों कहा कि अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्योंकि ऑलरेडी उसका कॉन्फिडेंस मैक्सिमम है। क्या ऑडिटर का भी कॉन्फिडेंस इनहेंस होता है? होता है, तो वो कैसे होता है? ऑडिटर का कॉन्फिडेंस यूजर से पहले इनहेंस होता है। ऑडिटर पहले खुद एविडेंस इकट्ठा करेगा, पहले खुद एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, पहले खुद इस चीज की श्योरिटी लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, फिर आगे यूजर को बताएगा ना। ठीक है, एक दफा अब ये जो कंटेक्स्ट मुझे एग्जांपल याद है, उसने रिव्यू चल रहा था। रिव्यू में आपको पता है हमने पहले पूरे ऑडिट में जो चीजें वेरीफाई की होती हैं ना, वो पार्टनर के सामने बैठ के उनको चेक करवाते हैं कि हमने इस चीज को इस तरह वेरीफाई किया, इस तरह वेरीफाई किया। पार्टनर ये डिसाइड करता है कि क्या हमने आईएसएस के मुताबिक, लोकल लॉज के मुताबिक सारे रिक्वायर्ड प्रोसीजर, जो जरूरी प्रोसीजर थे, वो परफॉर्म कर लिए कि नहीं कर लिए। तो मैं जब रिव्यू करवाने लगा, पार्टनर ने एक दो सवाल पूछे, तो मैं थोड़ा सा अड़ गया। थोड़ा बंदा परेशान भी होता है, कुछ पता होता है कि क्या कुछ किया हुआ है, तो थोड़ा सा अड़ गया। तो पार्टनर ने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या आप जिस चीज़ के बारे में मुझे तसल्ली कराना चाहते हैं कि वो ठीक है, क्या आप उसके बारे में खुद मुतमिन हैं कि वो ठीक है? मैंने अपने आप से पूछा, मैं मुतमिन नहीं था। तो पार्टनर ने कहा पहले आप खुद मुतमिन होइए, अगर आप मुतमिन होंगे फिर मुझे मुतमिन कर सकेंगे, वरना आप क्लाइंट की स्टेटमेंट एज इट इज मुझे सुनाते रहेंगे ना। वो क्लाइंट की बात, मैं ये कह रहा था कि सर क्लाइंट ने ऐसे कहा था, क्लाइंट ने ऐसे कहा था। तो उन्होंने कहा आपका रोल डाकिए का रोल नहीं है कि उधर का पैगाम आया और इधर तक पहुंचा दिया। आप प्रोफेशनल हैं, पहले एक चीज को खुद वेरीफाई करें, आपकी तसल्ली होगी तो फिर आप किसी दूसरे की तसल्ली करा सकेंगे, वरना नहीं करा सकेंगे। तो ऐसा होता है क्या, जिस चीज के ऊपर हम खुद मुतमिन हो तो दूसरे को भी मुतमिन कर लेते हैं, और जिस चीज के ऊपर हम खुद मुतमिन ना हो दूसरे को भी मुतमिन नहीं कर पाते। इसीलिए याद रखें, ऑडिटर जो अश्योरेंस ऑब्टेन करता है पहले वो खुद मुतमिन होता है। खुद मुतमिन होगा तभी एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट बनता है, फिर वो रिपोर्ट लिखेगा और यूजर्स को देगा।
अगर वो खुद मुतमिन नहीं है ना तो उसे कभी भी यूजर्स को रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए, यूजर्स भी मुतमिन नहीं होंगे, वो रिपोर्ट गलत दे रहा होगा। ठीक है जी। तो इससे ऑडिटर भी का भी कॉन्फिडेंस लेवल इनहेंस होता है, यूजर्स का भी होता है, मैनेजमेंट का तो ऑलरेडी। लेकिन इसमें उसने मैं प्रैक्टिशनर की बात नहीं की, क्योंकि प्रैक्टिशनर का जो है मुतमिन होना वो ज़्यादा अहम नहीं है। ज़्यादा अहम क्या है कि हमने अपने यूज़र, अपने क्लाइंट को मुतमिन करना है। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ऑडिटर के अपना भी खुद इत्मीनान हो चुका है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें दो कंसेप्ट है, एक है टाइप्स ऑफ एश्योरेंस और एक है टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। दो कंसेप्ट है, क्या है? एक टाइप्स ऑफ, दोनों, एक कंसेप्ट बड़ा एक छोटा कंसेप्ट है। पहले बड़े वाला कंसेप्ट कवर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस क्या है? दुनिया में 3 तरह के एश्योरेंस के लेवल हैं, जिनमें से 2 प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, एक इम्पॉसिबल है। दुनिया में 3 तरह के एश्योरेंस लेवल होते हैं, जिनमें से 2 पॉसिबल हैं प्रैक्टिकली, एक पॉसिबल नहीं है। वो 3 तरह के लेवल हैं, लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। 3 तरह के लेवल कौन से हैं? लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस क्या है कि मॉडरेट लेवल की चेकिंग करके रिपोर्ट देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। लगभग समझिए कि 70% के करीब ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना। ये परसेंटेज आपको समझाने के लिए एग्जाम में नहीं लिखनी। एग्जाम में आपने 70% एश्योरेंस नहीं लिखना, क्या लिखना है? मॉडरेट एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, नेगेटिव एश्योरेंस, ये अल्फाज लिखने हैं। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब है मॉडरेट लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करके रिपोर्ट देना। रिपोर्ट में हम बता देते हैं कि भैया चेकिंग मॉडरेट लेवल की है। ये नहीं कि मॉडरेट लेवल की चेकिंग करके रीजनेबल एश्योरेंस की रिपोर्ट, ऐसे नहीं करते। रीजनेबल एश्योरेंस है हाई लेवल की चेकिंग करना। समझ लीजिए 90-95% तक चेकिंग करना। 90-95% तक चेकिंग करके फिर हम रिपोर्ट देते हैं, उसे बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। और एक एश्योरेंस है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो है 100%। 100% एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब वो आपको 2 चीजें बताएगा। पहले बताएगा रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में फर्क क्या है। क्या बताएगा? रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में फर्क क्या है। फिर बताएगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकती। देखें फिर से, एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है? ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ना, एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कैसे? किस रिपोर्ट के जरिए से। एश्योरेंस कितनी तरह की है? प्रैक्टिकली ऑडिटर कितनी तरह की प्रोवाइड करते हैं? तो यहां पे हमने सीखना यह है कि जो 2 तरह की प्रैक्टिकली प्रोवाइड की जाती है उनमें फर्क क्या है, रीजनेबल और लिमिटेड में। और फिर यह सीखना है कि जो तीसरी एब्सोल्यूट एश्योरेंस है ये क्यों नहीं पॉसिबल। पहले फर्क सुनना है, किसमें फर्क? रीजनेबल एश्योरेंस में और लिमिटेड एश्योरेंस में क्या फर्क है। सबसे पहले चीज, रीजनेबल एश्योरेंस में जो एश्योरेंस का लेवल होता है वो क्या है? हाई। और लिमिटेड में reasonable assurance is a high but not absolute level of assurance which is expressed in positive form of conclusion. That is, in our opinion, financial statement give true and fair. Positive wording है। फिर से reasonable assurance क्या है? Reasonable assurance is a high but not absolute. High है, absolute नहीं है। Reasonable assurance is a high but not absolute level of assurance which is expressed in पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। भाई क्या मतलब पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन? मतलब ये कि इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ब्ला ब्ला, आगे जो भी स्टैंडर्ड आपने अल्फाज याद किए। लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस इज ए मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। दैट इज, nothing has come to our, based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view. Right? Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view. कुछ बात समझ आई? रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है?
रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई ये समझ आ गया, दो लेवल ऑफ एश्योरेंस कौन कौन से? लिमिटेड और रीजनेबल। अब आज का आखिरी अहम सवाल, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता ऑडिटर? 100%। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि ऑडिटर ही नहीं, दुनिया का कोई भी प्रैक्टिशनर, वो किसी भी फील्ड में हो, वो 100% एश्योरेंस, 100 परफेक्शन के साथ काम नहीं कर सकता। इंसान है, खता का पुतला, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाए। दुनिया का कोई डॉक्टर भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि उसके सारे ऑपरेशन ठीक होंगे। दुनिया का कोई वकील 100% गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सारे केसेस जीतूंगा। दुनिया का कोई टीचर 100% गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे से सब्जेक्ट पढ़े पक्के पास हैं, ख़ास तौर पे जब आई कैप का एग्जाम हो, ठीक है हाँ? और हाँ, दूसरा खास हो जब मेरे से पढ़ा हो, फिर तो बिल्कुल ही गारंटी देना है। मैं भी इंसान हूँ, क्या है, कमी बेशी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, क्या मसला है, क्या? हाँ, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। चाय ना पिए तो कुछ नहीं होगा। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? वाई एब्सोल्यूट। हमने कहा भाई बाकी के प्रोफेशनल जो हैं उनसे तुमने जाके पूछा, उनका तो बड़ी जल्दी एतबार कर लिया कि हाँ वाकई दुनिया का कोई वकील 100% गारंटी नहीं दे सकता केस जीतेगा, टीचर नहीं दे सकता, डॉक्टर नहीं दे सकता, तो हम भी नहीं दे सकते। तो पूछने वाले ने पूछा सर जी क्यों? हाँ, वो डॉक्टर तो समझ में आता है, हमने डॉक्टर से पूछा क्यों नहीं 100%? उसने कहा जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो डॉक्टर ने एक रीजन बताई, हमें फौरन समझ आ गया वाकई बात ठीक है। तो ऑडिट में कौन सा जिंदगी मौत का मसला है? जरा बताएं, ऑडिट में क्यों नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते? हमने कहा लो फिर सुन लो। हालांकि कंसेप्ट समझाने के लिए एक मिसाल काफी है, लेकिन पास होने के लिए एक मिसाल काफी नहीं है। इसलिए तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 एग्जाम्पल्स देंगे हम। उनमें से हर एग्जाम्पल यही चीज साबित कर रही होगी क्या, कि क्यों ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, सुन लीजिए। सबसे पहली रीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ऐसे हैं कि ऑडिटर उनकी 100% चेकिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स हैं, जजमेंट्स हैं, अनसर्टेनिटी है, जिन्हें 100% एक्यूरेटली मैनेजमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकती, और मैनेजमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकती तो ऑडिटर वेरीफाई भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर लीगल केसेस, प्रोविजन फॉर वारंटी, सारी बातें छोड़े, प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या मैनेजमेंट 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकती है बैड डेट के साथ? और जब वो 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम 100% वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो पहली रीजन साबित होगी क्या, ऑडिटर 100 एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल भी काफी है, लेकिन पास होने के लिए एक एग्जांपल काफी नहीं है। तो बताइए, एग्री करते हैं कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता? दूसरी एग्जांपल, मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। हमेशा ये रिस्क होता है कि मैनेजमेंट सारी बातें हमें नहीं बताती। कुछ बात, हालांकि हमारा राइट है कि हमें सारी बातें बताएं, लेकिन बाज़ वक़्त मैनेजमेंट कुछ बातें छुपा। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। मैनेजमेंट हो सकता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, भाई ये भी तो, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमें प्रोवाइड ही नहीं की, क्या हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं? जो रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट ने हमसे छुपा ली, बताई नहीं, तो वो किस्मत से कोई सामने आ जाए तो आ जाए, वरना मुश्किल है। जो सब्सिक्वेंट इवेंट हमें मैनेजमेंट ने बताया ही नहीं, वो किस्मत से सामने आ जाए तो आ जाए, वरना मुश्किल है। तो दूसरी रीजन भी समझ आती है कि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, हम वेरीफाई कैसे करेंगे उसको? तो जो प्रोवाइड की वो हमने कर दी। तीसरा, ऑडिटर, अच्छा मैनेजमेंट ने अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, छुपा ली अपने दराज में, क्या ऑडिटर गन पॉइंट पे इंफॉर्मेशन ले सकता है? नहीं ले सकता। गन पॉइंट लीगल वायलेशन हो जाएगी। हाँ जी, उसकी एकदम से आंखें बंद हो जाएगी ऑडिटर की, और जब खुलेंगी तो वो जेल की चक्की पीस रहा होगा। नहीं कर सकते इलीगल एक्शन।
ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं है सर्च करने की। याद रखें, अगर ऑडिटर को पता भी हो ना कि मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, उसके दराज में रखी है, मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, ऑडिटर जबरदस्ती इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऑडिटर के पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है। ऑडिटर है, पुलिस वाला नहीं है। पुलिस वाले के पास सर्च वारंट होता है। अगर उन्हें पता हो ना कि मुजरिम कहीं छुपा है, कहीं पे एविडेंस है, तो वो जज से इजाजत लेके सर्च वारंट लेके, किताबों में ये लिखा है सर्च वारंट जरूरी है, बाकी आपको पता ही है। हाँ जी, तो वो सर्च वारंट लेके तो वो छापा मार सकता। ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं है, इसलिए अगर मैनेजमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर को नहीं दी, ऑडिटर वो इंफॉर्मेशन जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकता। तो जरा गैस कीजिए, अगर ऑडिट अभी तक आपको समझ आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही और ऑडिटर के हाँ लीगल पावर भी नहीं है, तो ऑडिटर क्या करता है? बिल्कुल, हाँ जी, रिपोर्ट। शाबाश, एडवर्स ओपिनियन, शाबाश, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये हाल है। ऐसे गंदे मजाक ना किया कर, घटिया मजाक ना किया कर, ऐसे मजाक ना किया कर। मुझे लगे कि मुझे ऑडिट शुरू से पढ़ाना शुरू करना है। चैप्टर 2 में सिखाया, और जब मैंने सिखाया था ना, तो मैंने कहा था जैसे ये काउंटिंग का डेबिट क्रेडिट है ना, मुझे अभी तक याद है, वैसे ही ऑडिट का डेबिट क्रेडिट है। और मैंने कहा था मैंने इसको माफ, बाकी हर कंसेप्ट भूलने के, आपको याद है ये बात? ये माफ कर दूं, इसको माफ नहीं करना। फांसी दे दे, गला दबा दे। ये मजाक नहीं था। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट रीजंस हो गई। हम क्या पढ़ रहे थे? व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। बस कर दे, कौन है, कहां से आते हैं ये लोग, ये कौन है? ये चू 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 करता रहता है पूरी क्लास में। कौन सा कवा चू चू करता है? कवा खा गया। तो क्या पढ़े थे? व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो 3 एग्जांपल हो गई, 3 रीजन। क्या पहली रीजन क्या थी? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टिमेट जजमेंट अनसर्टेन। दूसरा, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर। तीसरा क्या था? ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर, ऑडिटर का लीगल पावर नहीं। फिर फोर्थ क्या? फ्रॉड। कि जो फ्रॉड होते हैं, एरर की निस्बत, फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है, खास तौर पे उस फ्रॉड को डिटेक्ट करना जो कोलूजन के जरिए से, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के जरिए से किया गया हो। याद रखें, जो फ्रॉड जितने ज्यादा कोलूजन से मिल मिला के किया गया, जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से इस्तेमाल करके किया गया, उसमें जितने ज्यादा सीनियर मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस फ्रॉड का डिटेक्ट होना उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड होते हैं जिनका डिटेक्ट करना बाजुकात मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। इसीलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। और क्या रीजन है? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। ऑडिटर के पास वक्त भी कम है और उसने एक रीजनेबल कॉस्ट में ऑडिट कंप्लीट करना है। वक्त कैसे कम है? टाइम एंड कॉस्ट दोनों है, लेकिन आप सिर्फ टाइम के ऊपर भी फोकस करें, कंसेप्ट समझ आ जाएगा। भाई मैनेजमेंट के 20 लोगों को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 20 लोग हैं, उनका पूरे साल का काम ऑडिटर की 6-7 लोगों की टीम 4 महीने में कर सकती है? एक एक चीज चेक नहीं कर सकती। तो टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन होती है, पूरे साल का काम लॉ में लिखा हुआ है, ऑडिटर ने 4 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है। एजीएम कंडक्ट होनी है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। तो 4 महीने, साल का काम 4 महीने के अंदर अंदर करना हो तो हर चीज चेक नहीं हो सकती। यह है टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। और इस टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से ही एक कंसेप्ट आया, वो क्या? सैम्पलिंग। कि ऑडिटर क्या करता है? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से 100% चेकिंग नहीं कर पाता, वो फिर क्या करता है? फिर सैम्पलिंग करता है। 5वीं रीजन क्या? ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से टाइम कम है, सैंपल बेस पे काम करेगा, हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करेगा। जब हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करेगा तो फिर 100% एश्योरेंस कैसे पॉसिबल है? नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में इंटरनल कंट्रोल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और इंटरनल कंट्रोल्स भी कभी परफेक्ट नहीं होते। याद है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ी थी? तो इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस अगर हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मिस स्टेटमेंट आ जाती है। तो हमने मैनेजमेंट से ये कहा, भैया
तो हमें कह रहे हो ऑडिटर को, हमसे पूछ रहे हो हम क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते। तुम बताओ क्या तुम्हारा जो इंटरनल कंट्रोल है तुम उसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो? और तुम अगर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करते होते ना हमारी जरूरत ही ना होती। तो जब तुम्हारा अपना सिस्टम परफेक्ट नहीं है तो दूसरे पे क्यों उंगली उठा रहे हो? तुम्हारा ऐप मैनेजमेंट, तुम्हारा अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसकी लिमिटेशंस हैं। अब वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये किस चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर 9 में लिमिटेशन। तुम्हारा अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट नहीं है तो नहीं, हम एतराज नहीं कर रहे, हमें पता है आप भी इंसान है, लेकिन आप ये समझे ना हम भी इंसान है, हमारा भी काम परफेक्ट नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसमें इनहेरेंट कुछ ना कुछ वीकनेसेस, मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं इंटरनल कंट्रोल की। तो हमारे एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड ना करने की एक रीजन इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस भी है। अगर तुम कभी 100% इंटरनल कंट्रोल तुम्हारा परफेक्ट होता ना तो हम भी 100% काम कर रहे हो। फिर क्लाइंट स्टाफ, क्लाइंट का स्टाफ में नॉट बी अवेलेबल। प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता कि हम क्लाइंट की प्रेजेंस में जाते हैं तो सारा स्टाफ हाथ बांध के खड़े हो जाता है कि सर बताइए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं। बल्कि प्रैक्टिस में याद रखे, क्लाइंट बिल्कुल फारग होगा ना जिसने फाइनेंशियल में तबाही फेरी होगी, वो ऐसे वाकई खड़े होता है, वो बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देता है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, लिस्टेड क्लाइंट होते हैं जिसमें सीएफओ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हो, जिन्होंने गलतियां कम की हो, वो हमें लिफ्ट कोई नहीं कराता। और हम बल्कि आप तो ये है ना, आप तो दुआ कर रहे होंगे कि कभी हम ऑडिट अपॉइंट हो, लिस्टेड कंपनी हो, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी हो, पीटीसीएल हो, नेस्ले हो फॉर एग्जांपल, होंडा, इन कंपनीज में ऑडिट करने के लिए जाए। हम उधर जाके दुआ करते थे इधर ना जाएं, बल्कि किसी थकी कंपनी में जाएं जहां की मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना भी ना आती हो। क्यों? वो हमें सही वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं हर चीज का। एक क्लाइंट हमारा ऐसा थका, उसके वाउचर पता नहीं कहां से, आप बगदाद से आते थे अल्लाह जाने, वो पड़े। अब तो है फिर गूगल के जरिए से स्कैन करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना। वहां से 20 साल पहले क्योंकि ऐप भी नहीं होती थी, वो बस हम कहते थे जो आया ठीक है, आया बगदाद से, वो वाउचर उनकी लैंग्वेज में होते थे। वो क्लाइंट का सिस्टम में क्लाइंट, लेकिन उस क्लाइंट की मैनेजमेंट ने एक बंदा, उसकी ड्यूटी ये रखी हुई थी कि जब तक चाहे नहीं, जब तक ऑडिटर है ना, ऑडिटर का मुंह चलते रहना चाहिए, खिलाते रहो ऑडिटर को, यकीन करे वो ले उसका, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाता है। कभी सर मौसम बहुत अच्छा, समोसे लेके आए, थोड़ी देर बाद सर यहाँ सामने से चने वाला गुजरा था, बड़े कमाल के, आपके लिए भी ले आया हूं मैं, थोड़ी थोड़ा। हाँ, वो पूरा दिन यही चीजें चलती रहती थी, लेकिन काम भी ज्यादा करना पड़ता था, लेकिन हम इसमें खुश होते थे, काम तो वैसे करना ही करना है। तो वीआईपी प्रोडक्ट, तो बहरहाल, तो अच्छी कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि आप जब जाते, अब एक और क्लाइंट की बात सुने, वो क्लाइंट लिस्टेड क्लाइंट था, लिस्टेड क्लाइंट। उधर जब हम क्लाइंट के पास जाते थे ना इंफॉर्मेशन लेने, क्लाइंट कहता था सर जी 4 बजे से पहले आप ना आया करें। क्लाइंट हमें कह रहा है सर हमारे ना जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, हमारा बिजनेस है, वो इफेक्ट होता है। देखिए ऑडिट की वजह से बिजनेस डिस्टर्ब तो नहीं ना होना चाहिए, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, आना आपने 4 बजे के बाद है। शाबाश। फिर 4 बजे के बाद जाते थे, काम फिर अगले दिन करते थे उस इन्फॉर्मेशन पे। तो क्लाइंट मे नॉट बी अवेलेबल ऑल द टाइम, ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। वो फिर हम काम ही उस हिसाब से करते थे, तो बहरहाल नहीं ठीक करते थे काम। नेक्स्ट, ऑडिटर जजमेंट। क्या जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टीमेट्स और जजमेंट्स इन्वॉल्व है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, उसी तरह ऑडिट करने में भी ऑडिटर को जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है कि फाइनेंशियल में मैनेजमेंट ये सोच रही होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% रखूं कि 10% रखूं, है तो अंदाजा ही। ऑडिटर अपनी जजमेंट अप्लाई कर रहा होता है, भाई ये मैंने ट्रांजैक्शन बैलेंस वेरीफाई करना है, तो ये कंफर्मेशन लेटर का जवाब नहीं आया, क्या मैं डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करूं कि सब्सिक्वेंटली जो कैश रिसीव हो रहा है उसको चेक करूं कि दोनों को चेक करूं? ये क्या है? ये ऑडिटर की जजमेंट है। भाई क्लाइंट का स्टॉक थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, भाई मैं कंफर्मेशन लेटर सेंड करूं, मैं खुद स्टॉक काउंट करने के लिए जाऊं, या मैं किसी कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करूं, कौन से वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूं? जजमेंट है। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में जजमेंट अप्लाई करती है, तो ऑडिटर क्यों नहीं करता? हाँ, ऑडिट करने में भी जजमेंट अप्लाई। तो जजमेंट हमेशा मे बी फॉल्टी, जजमेंट में भी है। वो जो हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन वो भी तो जजमेंट अप्लाई करते हैं। हाँ, भाई हाँ, या भी नहीं ऐलान, हाँ ये नहीं, ये अगर टॉस जीत गया है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए कि बॉलिंग करनी चाहिए, ये भी तो जजमेंट है ना।
वो पहले बैटिंग का फैसला करें और हार जाए, जजमेंट में भी फॉल्टी। और अगर बैटिंग जो है बाद में करें फिर भी हार गए, पहले करें फिर भी हार गए, तो जजमेंट में भी, हाँ जी, में भी फॉल्टी। उसी तरह याद रखें, दुनिया के हर टास्क में जिसमें आप जजमेंट अप्लाई करते हैं ना, अंदाजा लगाते हैं, तो इंसान है वो अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजन है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, 8 रीजन। कंसेप्ट समझने के लिए एक रीजन ही काफी थी, लेकिन पास होने के लिए सारी रीजन याद करनी पड़ेगी। तो बताइए, क्या अब आपको पता चल गया कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में वेरिफिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जांपल भी समझ आ गई। और आपको यह पता चल गया जो एश्योरेंस एंगेजमेंट में वेरिफिकेशन करनी है वो 2 लेवल की हो सकती है, 1 लेवल की नहीं हो सकती। किन 2 लेवल की हो सकती है? लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस हो सकती है। और कौन सी नहीं हो सकती? एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं हो। और क्यों नहीं हो सकती? डन जी। अब आखिरी कंसेप्ट रह गया थोड़ा सा, लेकिन टाइम हमारे पास काफी सा है। ओके 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 ओके। अच्छा, पहले मुझे बताएं, जो जो लिखा हुआ ऊपर सारा समझ आया आपको? ये बेसिक कंसेप्ट था, यहां से आगाज हुआ कि जिसमें बोला गया एश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एश्योरेंस सर्विस में फाइनेंशियल भी है, नॉन फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल की एग्जांपल आप कर चुके हैं, फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल थी। फिर एश्योरेंस की डेफिनेशन, फिर उसके एलिमेंट्स, फिर हमने पता चला 3 तरह के लेवल होते हैं, रीजनेबल और लिमिटेड जो प्रोवाइड कर सकते हैं, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो प्रोवाइड। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं, ये रीजन भी आ गई। ये आई कैप कई दफा पूछ लेता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल्स ये नहीं है, सिलेबस में रिवीजन, इस वजह से ये अहम है। ये पास्ट में हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है इसकी, कई दफा आई कैप ने टेस्ट किया हुआ है। ये कोई इतना ज्यादा नहीं है, भी इजी। लेवल ऑफ एश्योरेंस भी कर लें, ये भी है। कौन सा कंसेप्ट रह गया? एश्योरेंस। एक होती है अटेस्टेशन एंगेजमेंट, एक होती है डायरेक्ट एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या है? देखें, फर्ज करें रेगुलेटर ने मेरे को भेजा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा भैया ये बैंक है, फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक, जाओ, ये चूंकि पब्लिक डीलिंग करते हैं और लोगों का पैसा है, अरबों रुपया इनके पास होता है, इनका सिस्टम अगर कोई हैक करने में कामयाब हो जाए ना, तो अरबों रुपया की हेर फेर विद इन सेकेंड कर सकता है। तो ये बहुत सेंसिटिव नेचर ऑफ ऑपरेशन है, इसीलिए हमने इनके लिए कुछ इनको बोला हुआ है कि कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप ऐसा कीजिए कि इनके पास जाइए और चेक करें कि क्या इन्होंने हमारे बताए हुए कंट्रोल्स के ऊपर अमल किया है या नहीं किया, और हमें एक रिपोर्ट दीजिए उसके ऊपर। मेरी बात समझ आ गई? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एश्योरेंस एंगेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों पे कंसेप्ट अप्लाई होता है। मैंने चूंकि वो नॉन फाइनेंशियल नया कंसेप्ट है, इसलिए इस एग्जांपल को लेकर। अब मैं जब बैंक में गया ना, 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि हम रिपोर्ट कैसे देंगे रेगुलेटर को। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैनेजमेंट कहे सर ये सफ़ा हम आपको दे रहे हैं, उस सफ़े के ऊपर लिखा हो क्या कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस रेगुलेशन के मुताबिक ये कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, लिख दिया। हम उन कंट्रोल्स को चेक करें वाकई है कि नहीं, और फिर अपनी रिपोर्ट दे दें क्या कि जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स बताए हुए हैं ना अपनी स्टेटमेंट में, वो बिल्कुल ठीक है। एक तरीका ये है। इसमें सब्जेक्ट मैटर बनाया किसने? हमने क्या किया? सिर्फ एवेल्युएट किया और एश्योरेंस प्रोवाइड की। एग्रीड? एक दूसरा तरीका भी है, क्या हम जाएं मैनेजमेंट से कहें सर आप साइड पे बैठे रहें, हम खुद ही देखेंगे कौन कौन से कंट्रोल्स बने हुए हैं, और हम खुद ही उनके ऊपर रिपोर्ट भी देंगे कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। खुद ही रिपोर्ट भी बनाएंगे, खुद ही कंट्रोल्स भी लिखेंगे। और कंट्रोल्स ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तब होता है जब हमने कंट्रोल बनाए होते और लिख रहे होते, नहीं, कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं।
हम कंट्रोल्स भी लिखेंगे और चेक भी करेंगे। तो ये क्या, अब इसमें एक ही पेज बनेगा। उस पेज के अंदर कंट्रोल्स भी लिखे होंगे कि मैनेजमेंट के ये कंट्रोल्स है, और नीचे ये भी लिखा होगा कि हमने इन कंट्रोल्स को चेक कर लिया है। इसमें स्टेटमेंट जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है, इसको कौन प्रिपेयर कर रहा है? इसको भी ऑडिटर प्रिपेयर कर रहा है, ऑडिटर ही प्रिपेयर कर रहा है, और इसको वेरीफाई भी ऑडिटर ही। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग। और अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करे और ऑडिटर उसको वैल्यूएट करे, इसे क्या बोलते हैं? अटेस्टेशन एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट एंगेजमेंट में फर्क समझ आया आपको? तो जरा मुझे बताइए कि हम जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते रहे हैं, हम जो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते रहे हैं, वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट था कि डायरेक्ट एंगेजमेंट? शाबाश, ठीक है। और जिस स्टैंडर्ड में ये डिस्कस हुआ है ना, ICE 3000, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि दुनिया में बहुत कम एंगेजमेंट्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट एंगेजमेंट्स हो। कॉमन सेंस कहती है कि अटेस्टेशन एंगेजमेंट ज्यादा बेहतर है, तो ज्यादा कॉमन कौन सी है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट एंगेजमेंट भी होते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जाम में ना लिखेगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। SECB की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फ्री फ्लोट ऑफ शेयर। कितने शेयर्स है जो इनके फ्रीली फ्लोट करते हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट बेसिस पे डायरेक्टर ने होल्ड किए होते हैं। एक कंपनी के अगर 1 मिलियन शेयर्स है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज में सारे के सारे शेयर सेल परचेज नहीं होते। वो आपने पढ़ा होगा लॉ में, डायरेक्टर्स का शेयर होल्ड करना जरूरी है। तो जब डायरेक्टर शेयर होल्ड करते हैं तो वो फिर बेचते नहीं है, वो अपने पास रखते हैं। वो मार्केट में फ्लोट नहीं हो रहे होते, मार्केट में सेल परचेज नहीं। फ्री फ्लोट ऑफ शेयर का मतलब क्या है? वो शेयर जो मार्केट में एक्टिवली सेल परचेज हो रहे हैं। तो वो एक रिपोर्ट बनानी होती है। अब उसमें अगर मैनेजमेंट बताए कि हमारे फ्री फ्लोट ऑफ शेयर इतने हैं, और ऑडिटर उसको चेक करे कि वाकई इतने हैं कि नहीं, ये क्या है? अटेस्टेशन ही है। और अगर ऑडिटर खुद ही कैलकुलेट करे, ऑडिटर खुद कैलकुलेट करे कि टोटल शेयर इतने हैं, डायरेक्टर्स के पास इतने हैं, जो अदर एंटिटीज ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं वो इतने हैं, होल्डिंग कंपनी के पास इतने हैं, बाकी के शेयर फ्री फ्लोट है, खुद कैलकुलेट करके खुद ही कहे कि ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाई है, मैं इसके ऊपर मुतमिन हूं, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करती है, ये क्या होगा? डायरेक्ट एंगेजमेंट। लेकिन दुनिया में डायरेक्ट एंगेजमेंट्स बहुत कम है, ज्यादातर कौन है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट। डन जी। ये था आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 इस टॉपिक का, ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये भी नया कंसेप्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और जो बाकी इस चैप्टर के नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 है, वो भी नए हैं, जो हम मंडे को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्लियर जी? आज तो 2 बजे खत्म बस। कोई क्वेश्चन? हाँ, ये तो गलत बात है। बाकी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश, क्वेश्चन शाबाश पूछिए। नहीं, डायरेक्ट एंगेजमेंट में सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे देखें आप ये समझ रहे हैं कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑडिटर ही प्रिपेयर करेगा। ये असल में उस केस में उसके लिए तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट होती है ना। फर्स्ट करें, ये भाई कहते हैं मैं नेक आदमी हूं, मैं नेक इंसान हूं, ये कहते हैं। देखिए 2 एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, बात एक ही होगी, फर्क देखिएगा। आप कहे मैं नेक इंसान हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं? ये ठीक कह रहा है। इसने असर्शन क्या दी, स्टेटमेंट क्या दी? मैंने क्या बोला? ये ठीक कह रहा है। एक केस ये है। दूसरा केस क्या है? अब सुनिएगा, ये कुछ नहीं कह रहे, मैं क्या कहता हूं? ये एक नेक इंसान है। अब बताए दोनों में फर्क समझ आया आपको? पहले वाले में स्टेटमेंट इन्होंने दी, मैंने उस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया। स्टेटमेंट नहीं मैंने दी, मैंने स्टेटमेंट को वेरीफाई किया, ये थी अटेस्टेशन एंगेजमेंट। दूसरे वाले मैंने खुद बताया, स्टेटमेंट भी मैंने दी। बात तो वही है अल्टीमेटली घुमा के, एक ने कहा दूसरे ने वैलिडेट किया, या पहले ने ही स्टेटमेंट दे दी, बात वही है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि शक शुबे में पैदा कर देती है डायरेक्ट, इसीलिए तो बहुत कम है, इसीलिए तो बहुत कम है। जी, और कोई क्वेश्चन?
चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर याशी करें आज, जी ले अपनी ज़िंदगी आज। अल्लाह हाफिज़।